स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। फाइनल अकाउंट में हमने दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए थे, एक है इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट्स हमने ड्रॉ किए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट में ड्रॉ किया था बैलेंस शीट। उसका एक प्रोफॉर्मा हमने ड्रॉ कर लिया है, उसमें कुछ कंटेंट्स हमने लिख दिए हैं। ये सारा डेटा हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, ये सारा आपको अवेलेबल होता है ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से ये सारा डेटा आप एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में उसे ट्रांसफर करते हो, पुटअप करते हो। अब इस ट्रायल बैलेंस में जो भी डेटा आता है उसका इन तीनों में से कोई भी एक ही प्लेस पर आप रिकॉर्डिंग करते हो। क्लियर? मतलब ओनली वन इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है या प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। आज हम उसी के ऊपर इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो ट्रायल बैलेंस में ऐसे कोई कंटेंट्स है जो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि ट्रेडिंग में लिखना है या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, तो उन कंटेंट्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइटम्स आज हम देख रहे हैं जो थोड़े डिफिकल्ट आपके लिए हो सकते हैं कि ये कहां पर रिकॉर्ड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। ठीक, तो देखिए इसमें पहला पार्ट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये चार कंटेंट्स है। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ये ट्रेडिंग में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। तो केयरफुली देखिए, ये चार आपको रिकॉर्ड कहां कहां करने हैं। ये सारे आपको ट्रायल बैलेंस में मिलने वाले हैं। मतलब इसका भी कितना इफेक्ट होने वाला है? ओनली सिंगल इफेक्ट। एक तो ये ट्रेडिंग में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या फिर बैलेंस शीट में आएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये कंटेंट्स आपको कहां पर रिकॉर्ड करने हैं। सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। ठीक, सो प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ बात करते हैं। प्रोविडेंट फंड ये उस एम्प्लॉय को दिया जाता है जो रिटायर्ड हो रहा है। तो ये आता कहां से है? तो बिजनेस में एक होता है एम्प्लॉयर और दूसरा होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब जो काम पे रखता है, ओनर। ठीक, और एम्प्लॉय मतलब जो काम पे लगाया जाता है, जो हमारा काम करता है। तो हर महीने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा। जब तक वो हमारे पास काम करेगा तब तक उसे सैलरी मिलेगा। जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तब उसे सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो आफ्टर रिटायरमेंट जो एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तो उसका जो फ्यूचर है उसके लिए तो उसे पैसा लगने वाला है। तो उसे पैसा कहां से मिलेगा? तो इस प्रोविडेंट फंड से मिलता है। तो ध्यान से देखिए, प्रोविडेंट फंड क्रिएट कैसे होता है। हर महीने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? उस एम्प्लॉय की सैलरी में से एक पार्ट लेस कर लेगा। उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर अपनी ओर से उसमें ऐड करेगा। मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसमें एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करेगा। इन दोनों को मिला के जो अमाउंट मिलता है उसे प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। ठीक, तो ये जो पैसा है एम्प्लॉय की सैलरी में से लेस किया हमने। सपोज उसे सैलरी है 15,000 और हमने उसकी सैलरी में से 1000 रुपीज निकाल लिए और एम्प्लॉय को कितने दिए? 14,000।
तो एम्प्लॉय तो बोलेगा ना मेरे तो सैलरी 15,000 है, आपने 14,000 दिया है, 15,000 सैलरी है, 14,000 ही मिला है, तो 1,000 एम्प्लॉयर बोलेगा ये आपको अभी नहीं मिलेगा, जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तब आपको ये पैसा मिलेगा। 1,000, हाँ, बट एवरी मंथ का 1,000 है ना ये, ऐसे हर महीने 2 साल, 4 साल, 20 साल, 30 साल, ऐसा उसका जो ड्यूरेशन रहेगा उतने महीने उसके सैलरी में से ये अमाउंट लेस किया जाएगा। और जब ये एम्प्लॉय को रिटर्न किया जाएगा तो उतना ही नहीं रहेगा, जितना पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से लेस करेगा उतना ही एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उसमें ऐड करेगा। ऐसा टोटल अमाउंट रिफंड किया जाएगा जब एम्प्लॉय क्या होगा, रिटायर्ड होगा। अमाउंट के साथ देखते हैं कुछ। सपोज एम्प्लॉय की सैलरी में से एम्प्लॉयर ने 1,000 रुपीज लेस किया, एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसमें अपनी ओर से 1,000 रुपीज ऐड करेगा। 1,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया, दूसरा 1,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया। ऐसा 1,000 प्लस 1,000 मिला के टोटल कितना हो गया, 2,000। उसे कब दिया जाएगा, जब रिटायर्ड होगा तब। ये तो एक महीने का है, ऐसे हर महीने होगा। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है ये इस तरह से 2,000 हो गया, पहले 1,000 था, अब कितना हो गया है, 2,000। अब ये तो सिंगल पर्सन का है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे तो उतना सारा पैसा एम्प्लॉयर के पास जमा हो जाएगा। 1,000 एम्प्लॉय का, 1,000 एम्प्लॉयर का, ऐसा मिला के कितना हो गया, 2,000। अब ये पूरा 2,000 एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर का कुछ भी नहीं है उसमें, तो ये 2,000 पूरा एम्प्लॉय का हो गया। तो हर महीने ये जो अमाउंट एम्प्लॉयर के पास जमा होगा तो एम्प्लॉयर उसे अपने पास नहीं रखेगा, उसे बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट करेगा, खुद के बिजनेस में नहीं करेगा, क्योंकि अगर बिजनेस का लॉस हो गया तो ये पैसा वो देगा कहां से। तो ये ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पे सिक्योरिटी होती है। तो ये 2,000 उसने इन्वेस्ट भी कर दिया तो उसे बोला जाता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये 2,000 उसने कहा, एक्सटर्नल पार्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी तो आता है ना। तो यहां पर इसी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड 4 कंटेंट्स हमें देखने हैं। फर्स्ट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। सेकंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब एक एक एक्सप्लेन करते हैं। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की सैलरी में से 1,000 लेस किया था, तो एम्प्लॉयर ने उसमें जो 1,000 ऐड किया है, एम्प्लॉयर ने अपनी ओर से दिया हुआ 1,000 रुपीज, ये तो बिजनेस का लॉस हो गया ना, क्योंकि उसके सैलरी में से तो हमने 1,000 लेस किया था, तो उसे 1,000 ही रिटर्न करना चाहिए था, बट हमने दिया कितना, 2,000। तो जो 1,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, जो एम्प्लॉयर का है, मतलब बिजनेस का है। तो बिजनेस उसे 1,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये बिजनेस का हो गया लॉस। सो लॉस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहां पे ट्रांसफर करना रहेगा हमें, लॉस है इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। सेकंड, ये जो 2,000 रुपीज हमारे पास जमा है, 1,000 प्लस 1,000, ऐसा 2,000 हो गया। तो ये 2,000 एम्प्लॉयर ये कहीं पर इन्वेस्ट करने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट तो एसेट है ना, और एसेट कहां पे लिखी जाती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर। सो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन लॉस था, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में,
प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये एसेट है, इसके लिए बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड में ये अलग से शो किया जाएगा इन्वेस्टमेंट हेड के अंदर। ये 2000 उसे कब रिटर्न किया जाने वाला है? जब वो रिटायर्ड होगा फ्यूचर में, मतलब ये अभी नहीं देना है, फ्यूचर में देना है। देना है मतलब ये बिजनेस का क्या हो गया? लायबिलिटी। सो प्रोविडेंट फंड ये बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी भी कहां पे लिखी जाती है? बैलेंस शीट में लिखी जाती है, बट लायबिलिटी साइड। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड आएगा बैलेंस शीट में। अब ये जो इन्वेस्ट किया गया था 2000, तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना। इंटरेस्ट इनकम होता है, बट ये हमारा इनकम नहीं है, ये उस पर्सन का इनकम है जिसका ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमने कहां से क्रिएट किया था? प्रोविडेंट फंड के अमाउंट से। और प्रोविडेंट फंड किसका है? एम्प्लॉय का है। तो ये इन्वेस्टमेंट भी किसकी हो गई? एम्प्लॉय की। तो उस एम्प्लॉय को उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये भी उसी एम्प्लॉय को दिया जाएगा। दिया जाएगा मतलब ये भी हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई है। जनरली इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बट ये इंटरेस्ट रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड है, तो ये भी उसी प्रोविडेंट फंड के साथ लायबिलिटी साइड में अलग से शो किया जाएगा, क्योंकि ये भी उस एम्प्लॉय को दिया जाने वाला है जब रिटायर्ड होगा। सो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये भी लायबिलिटी है, तो ये भी कहां पर आने वाला है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब बस एक बार देखिए, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। अब लॉस क्यों? क्योंकि सैलरी में से तो 1000 लेस किया था, बट हमने उसको 1000 हमारी ओर से दिया है, ऐसा 2000 उसे मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा 1000 हमने दिया है, ये बिजनेस का क्या है? लॉस। So provident fund contribution profit and loss debit side, provident fund investment बैलेंस शीट की एसेट साइड में, provident fund ये लायबिलिटी है तो ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा बैलेंस शीट में। और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड ये भी उस एम्प्लॉय को दिया जाता है, सो अगेन लायबिलिटी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। तो ये चार कंटेंट्स आपको केयरफुली याद रखने हैं इस तरह से। ये सारे ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होंगे। तो ट्रायल बैलेंस में है तो सिंगल इफेक्ट, तो आप इस तरह से उसे प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, स्पेशल आइटम्स में कुछ और देखिए। ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये चार एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में हो सकते हैं, बट इन चारों का एक सिंगल मीनिंग भी होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस। ये चार मतलब उसका सिंगल मीनिंग क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस। अब ये अगर कंटेंट्स है तो इसे आप कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? केयरफुली देखिए, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और इन सब का मीनिंग भी लिख देते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर ये सारे आपके ट्रायल बैलेंस में हैं तो ये कहां पर रिकॉर्ड करने हैं? केयरफुली देखिए, इफ फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये सारे कंटेंट्स अगर आपके ट्रायल बैलेंस में हैं, कौन कौन से हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस छोड़ दो तो ये चारों अगर है तो ये चारों के चारों आपको कहां पर रिकॉर्ड करने हैं? देखिए, ऑफिस एक्सपेंसेस ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, अब डेफिनेटली डेबिट साइड है, बिकॉज एक्सपेंसेस डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, तो ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ही आने वाले हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंसेस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, and miscellaneous expenses also profit and loss account। बट अगर ट्रेड एक्सपेंसेस भी इन सब के साथ ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है तो आपको रिकॉर्ड करना रहेगा उसे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर इन चार के साथ आपको ट्रेड एक्सपेंसेस अलग से शो किया है तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाएगा।
तो ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रीटमेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम दे रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं ना, और इनडायरेक्ट कहां पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ऊपर के चारों कंटेंट्स ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे ऑलवेज, तो ये हमेशा कहां पे आने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। बट इन सबके साथ अगर आपको ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस को आप ट्रीट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक। और कभी ऐसा होगा कि ये चारों कंटेंट्स आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर ये सारे ट्रायल बैलेंस में नहीं है बट ट्रेड एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में है, ध्यान से सुनिए, अगर ये चारों ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये चारों आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं है बट ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है ट्रेड एक्सपेंसेस। क्लियर? अगर ट्रेड एक्सपेंसेस है और ये चारों अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में ट्रेड एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसे बोला जा रहा है तो डेफिनेटली ट्रेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकता है। ये ऐसा ही एक कंटेंट है जो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से कहां पे लेना है उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इन चार में से कोई भी एक अगर ट्रायल बैलेंस में है, चार कौन से? ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इन चार में से कोई भी एक भी आपके ट्रायल बैलेंस में है और साथ में ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, तब ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और इन चार में से जो अवेलेबल है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये जो चार है कंपलसरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, बट ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है अगर इन चार में से कोई भी एक भी अवेलेबल है। बट अगर इन चार में से कोई भी नहीं है बट ट्रेड एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में है तो उस कंडीशन में ट्रेड एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाएगा और उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। ये याद रखिए, इसी में आपका कंफ्यूजन होगा और ये अगर गलत प्लेस पे रिकॉर्ड कर दिया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग होगा। एक क्लासिफिकेशन हम यहां पे देखते हैं, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। या आपको सेल्स में से क्या करना रहेगा? लेस। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, ये परचेस में से क्या होगा? लेस। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। हाँ, अब ऊपर रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड था, अब कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड में कंफ्यूज मत होइए। इनवर्ड के साथ रिटर्न भी वर्ड था ना वहां पर। अब कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दोनों हमारे एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस है तो डेफिनेटली कहां पर आएगा? डेबिट साइड, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। सो एक्सप्लेन करते हैं। कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज ऑन परचेस, ये परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज ऑन सेल, सो कैरेज ऑन सेल मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया और सेलिंग एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? कभी ऐसा भी होगा कि इनवर्ड या आउटवर्ड ऐसा वर्ड ही नहीं रहेगा, ओनली कैरेज। ओनली कैरेज अगर है तो उसे आप ट्रीट करेंगे इनवर्ड मतलब कैरेज ऑन परचेस। अगर इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है, सिर्फ कैरेज दिया है तो आप उसे ट्रीटमेंट कौन सा देंगे? इनवर्ड का, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऐसे और एक वर्ड होता है फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड है सो इनवर्ड मतलब कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज ये भी फ्रेट इनवर्ड मतलब ऑन परचेस हो गया। तो फ्रेट आउटवर्ड कहां पर आएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, बिकॉज ये सेलिंग एक्सपेंसेस है। यहां पर भी कभी ऐसा होगा कि फ्रेट इनवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड ऐसा वर्ड आगे नहीं रहेगा, ओनली फ्रेट गिवन, तो उसे भी ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाएगा, इनवर्ड का, मतलब ये भी ऑन परचेज ही ट्रीट होगा, तो इसे कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब जब तक आउटवर्ड वर्ड नहीं आता है तब तक उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, कैश हो या फ्रेट हो। क्लियर? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन कहां पर होगा, फैक्ट्री में होगा ना, तो ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और कभी रॉयल्टी ऑन सेल भी हो सकता है, तो रॉयल्टी ऑन सेल है तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, और सेलिंग एक्सपेंसेस आपको कहां पर रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। बट यहां पर भी कभी ओनली रॉयल्टी गिवन रहेगा, तो उसे आप ऑन प्रोडक्शन ट्रीट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक? मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी, सैलरी है, मैनेजर का सैलरी है, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय है। बट कभी वर्क्स मैनेजर सैलरी अगर है, वर्क्स मैनेजर, तो वर्क्स मैनेजर मतलब जो फैक्ट्री का मैनेजर है, तो वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री के मैनेजर का सैलरी, तो फैक्ट्री का खर्चा कहां पर रिकॉर्ड करना है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वर्क्स मैनेजर सैलरी कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओनली सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाने वाला है, जब तक वर्क्स मैनेजर, वर्क्स ये वर्ड या फैक्ट्री वर्ड ऐसा नहीं आता वहां पर, वर्क्स मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर ऐसा जब तक नहीं आएगा तब तक वो सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। बट अगर वर्क्स मैनेजर सैलरी है तो उसे कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। अंडरस्टूड? गुड। तो ये कुछ ऐसे कंटेंट्स थे जो कंफ्यूज करते हैं कि इसे कहां पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट में ही डालना था बिकॉज ये सारे एक्सपेंसेस थे, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज और सेल्स में से क्या होने वाला है, लेस। इसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए हमने क्या सीखा है आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।